नमस्कार। आज हम महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति की जो समस्या है ये अत्यधिक जटिल और काफ़ी विवादास्पद रही है। तो इन्हीं के साथ साथ महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति भी काफ़ी जटिल ही रही है, क्योंकि इनके साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ही इनका हम लोग निर्माण मान के चलते हैं। महाद्वीप और महासागर ग्लोब के दो प्रमुख जो अंग होते हैं उनके रूप में मुख्य रूप से ये जाने जाते हैं। और पृथ्वी की ये प्रथम श्रेणी की उचावच है जिसके अंतर्गत हम इनको महाद्वीप और महासागरों को हम इसमें शामिल करते हैं। इनकी विस्तार, उत्पत्ति, इनके विकास के विषय में अनेक जो भूवेताई हुए हैं, भूगर्भ वेताई हुए हैं, भूगोलवेता हुए हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग जो मत हैं, विचार हैं वो प्रस्तुत किए और उन्हें प्रमाणित करने के लिए जो उन समुचित साक्ष्य होते हैं को उपस्थित करने के लगभग प्रयास भी किए। इस समस्या के निदान के पूर्व हम लोग ये देखते हैं कि जल थल की जो वितरण है तथा महासागरों की जो तली का स्थायित्व है नामक दो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका जो निराकरण है वो मुख्य रूप से आवश्यक रूप से हमें जान लेना चाहिए या उसको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले मैं ये चर्चा करता हूँ कि पृथ्वी की धरातल का लगभग 70.8% भाग है वो जल और 29.2% भाग है वो स्थल से ढका हुआ है। परंतु जल और स्थल का यह जो वितरण है यह भी समान रूप से नहीं देखने को मिलता है। ग्लोब पर जल और थल के वितरण के जो कुछ चरण हैं या जिनके कुछ भाग हैं वो हम निम्न रूप में हम इसको उल्लेख कर सकते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में जल की प्रधानता है और समस्त स्थल भाग का उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की प्रधानता है और समस्त स्थल भाग का 75% भाग है जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध भाग में जलीय भाग की अधिकता है। यदि पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित किया जाए और उत्तरी गोलार्ध का ध्रुवीय जो इंग्लिश चैनल मान लिया जाए तो उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध होगा। इसी तरह यदि दक्षिणी गोलार्ध का ध्रुव न्यूजीलैंड के पास हो तो दक्षिणी गोलार्ध जल गोलार्ध होगा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि स्थल गोलार्ध में समस्त पृथ्वी का 83% स्थलीय भाग होगा, जबकि जल गोलार्ध में जल का 90.6% जो भाग है वो इसमें जल गोलार्ध में सम्मिलित होगा। फिर हम बात करें महाद्वीप का, महाद्वीपीय भाग है वो लगभग त्रिभुज के आकार में फैले हुए हैं। इनका आधार उत्तर में आर्कटिक सागर के सहारे है तथा इसका जो शीर्ष है वो दक्षिण की ओर है। पश्चिमी गोलार्ध में हम बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी जो समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में है जिनका आधार आर्कटिक सागर तथा शीर्ष दक्षिण में केप हॉर्न जिसको हम केप हॉर्न के रूप में जानते हैं में वहाँ स्थित है। यदि इन दोनों महाद्वीपों अलग अलग रूप में लिया जाए तब भी ये दोनों त्रिभुज ही बनाते हैं और इसी तरह यूरेशिया भी त्रिभुज का रूप धारण किया हुआ है या करता है, जिनका आधार उत्तर में आर्कटिक सागर के सहारे और शीर्ष भाग है जो पूर्वी द्वीप के समूह के आसपास देखने को मिलता है। अफ्रीका का आधार उत्तर में तथा शीर्ष उत्तमासा अंतरीप है जो कैप ऑफ गुड होप है वहाँ है। अलग अलग रूप में भी हम सभी महाद्वीपों ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर यदि हम बात करें तो त्रिभुजाकार है और जिनके आधार उत्तर में और शीर्ष वो मुख्य रूप से दक्षिण में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट में हम बात करें तो मोटे तौर पर जितने भी महासागर हैं वो सभी त्रिभुजाकार हैं। स्थल भाग के विपरीत महासागरों का आधार दक्षिण में और शीर्ष उत्तर में पाए जाते हैं। आंध्र महासागर का आधार केप हॉर्न और वह उत्तमासा अंतरीप के मध्य है तथा जो शीर्ष भाग है वो ग्रीनलैंड के पूर्व में है। हिंद महासागर का शीर्ष की बात करें तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के रूप में है और प्रशांत महासागर के शीर्ष की बात करें तो एलिसियन द्वीप के आसपास तथा आधार जो है वो दक्षिण में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुव के चतुर्दिक जल भाग का जो विस्तार है वो दक्षिणी ध्रुव के पास स्थल भाग का ही एक विस्तार है। अन्य पॉइंट की बात करें तो धरातल पर जल तथा स्थल भाग एक दूसरे के विपरीत स्थित है। धरातल पर 44.6% भाग में सागर के विपरीत सागर की स्थिति है तथा केवल 1.4% में स्थल के विपरीत स्थल मिलते हैं। स्थलीय भागों का लगभग 75% भाग है
वो सागर की विपरीत मिलता है। अपवाद के रूप में हम कुछ स्थानों को देख सकते हैं जिनमें हम पेंटागोनिया उत्तरी चीन की विपरीत स्थित है तथा पुर्तगाल और स्पेन की विपरीत न्यूजीलैंड की स्थिति है, परंतु इन अपवादों की उपयुक्त नियमों पर कोई खास विशेष असर नहीं होता है। इस तरह हम मुख्य रूप से देखते हैं कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर दो तरह के सिद्धांतों का मुख्य रूप से प्रवाह हुआ उत्पत्ति हुई है, जिनमें एक को हम स्थिर अप्रवाही मत के रूप में जानते हैं और जो दूसरा है उसको अस्थिर या प्रवाही या विस्थापन मत के रूप में जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्थिर या अप्रवाही मत, जो स्थिर रहे हैं और किसी तरह का उनमें हलचल या परिवर्तन नहीं हुआ है। स्थिर मत की हम बात करें तो वे सिद्धांत या मत जो ये मानते हैं कि महाद्वीप और महासागर एक बार निर्मित होने के पश्चात अपने स्थान पर ही रहें, यद्यपि उन पर जो अनाच्छादन है, निक्षेपणात्मक प्रक्रम है, वो पर्याप्त परिवर्तन किया गया। और इसमें जो कुछ मत हैं वो उनको मैं बता देता हूँ, जैसे लॉर्ड केल्विन की वायव्य कुंडलीकार निहारिका परिकल्पना, लेपवर्थ की तापहास द्वारा संकुचन परिकल्पना, लव महोदय की तापहास वलन परिकल्पना और सोलास की वायुमंडलीय ताप असमानता परिकल्पना। ये कुछ इस तरह के मत हैं जो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि महाद्वीप और महासागरों का एक बार निर्माण होने के बाद में उनमें किसी तरह का कोई भी प्रवाह नहीं हुआ है और वो अपने स्थान पर ही स्थिर रहे हैं। इसी में हम आगे और देखते हैं तो एडवर्ड स्विस की एक संकल्पना के रूप में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भूवैज्ञानिक के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। ये मानते हैं कि क्रस्ट के स्वभाव के आधार पर महाद्वीप महासागर उत्पत्ति की इन्होंने व्याख्या की है और इनके मत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी जो परत है या पटल है, जो ठंडे होने पर दो प्रकार के चट्टानी स्वरूप वाली ऊपरी परतें निर्मित होती हैं। पहली जो परत होती है वो कठोर चट्टानी सतह वाली होती हैं, जो ऊपरी पटल के ठंडे होने पर इस कठोर चट्टानी सतह पर चटकने या दरारें पड़ने लगती है, क्योंकि यह चट्टानी सतह क्षैतिजीय संकुचन के कारण वलित या मुड़ नहीं पाती है। लगातार होते संकुचन के कारण ये दरारी भाग ध्वस्त हो जाता है और इस ध्वस्त भाग में ही जल भरने से महासागर बनते हैं। दूसरा जो इन्होंने कारण दिया है स्विस महोदय ने, वो ये कहते हैं कि पहली कठोर चट्टान है जबकि दूसरी लचीली या कोमल चट्टान है। स्विस महोदय के अनुसार ये कहते हैं कि कठोर चट्टानी धरातल सतह के मध्य में कमजोर या एक लचीली चट्टानी सतह विद्यमान थी। तापीय संकुचन के परिणामतः ये लचीली जो चट्टान होती है यह मुख्य रूप से वलित होकर ऊंची उठ गई, जिसमें मोड़दार और वलित पर्वतों का मुख्य रूप से निर्माण हुआ। इस प्रकार स्विस महोदय के अनुसार कठोर चट्टानों के धसाव के कारण महासागर तथा कठोर चट्टानों के न धंसने वाले भाग व लचीली व कोमल चट्टानों पर बने वलित पर्वतों से महाद्वीपों का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से हुआ है। स्विस महोदय के अनुसार हम देखते हैं कि चार कठोर चट्टानी धरातलीय सतह मानी है, जिनके मध्य में लचीली चट्टानें धरातलीय सतह विद्वान है। ये कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हम देखें तो लारेशियन रोकीज पर्वत के रूप में, दूसरा बाल्टिक दृढ़ पटल के रूप में जो वर्तमान में बाल्टिक सागर के चारों ओर परिधि भाग में है, अंगारा लैंड जो वर्तमान में पूर्वी साइबेरिया का भाग है, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो गोंडवाना लैंड का दृढ़ जो भूपटल है वो मुख्य रूप से इन्होंने शामिल किए हैं। अगली जो संकल्पना है वो है फलकीय परिकल्पना, जो ईडी ब्लूमेंट की है। पृथ्वी को गोलाकार मानकर विभिन्न फलकों के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। गोलाकार न मानते हुए विभिन्न फलकों के रूप में इन्होंने स्वीकार किया, जो लगभग गोलाकार सदृश ही आकृति बनाते हैं। यह सिद्धांत ज्यामितीय आधार पर पृथ्वी की आकार को गोलाकार के अलावा तर्क संगत सिद्ध करने का एक प्रयास करते हैं। इस संबंध में ईडी ब्लूमेंट ने पेंटागोनल डेड्राहाइड्रॉन को मुख्य रूप से माना है। यद्यपि इस संबंध में कहीं सिद्धांत की प्रस्तुत की गई है, इस संबंध में कहीं भी ये सिद्धांत सर्वप्रथम इस सिद्धांत को
लुथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत के आधार माना जाता है, जो जिसको हम अभी चर्चा करते हैं। चतुष्फलकीय जो सिद्धांत है 1875 में लुथियन ग्रीन महोदय द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इस मत के अनुसार यह है माना कि पृथ्वी गोलाकार सतह के रूप में न होकर एक चतुष्फलकीय आकृति में होती है, जिसमें प्रत्येक फलक एक समबाहु त्रिभुज होता है, और यह आकृति इस प्रकार चार समबाहु त्रिभुजों के संयोजित होने से प्राप्त होती है। ग्रीन महोदय के अनुसार यदि हम इस पे इसकी जो आकृति में प्रत्येक समतल सतह महाद्वीपीय भाग का निर्माण करती है, जबकि इन समबाहु त्रिभुजों की मिलने वाले किनारे स्थलीय भाग या महाद्वीपीय भाग का निर्माण करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इस सिद्धांत में आर्कटिक महासागरीय भाग में एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं शेष त्रिभुज जुड़े होते हैं, जो कि अंटार्कटिक भाग में मिल जाते हैं। इस प्रकार आर्कटिक सागर के चारों ओर कनाडा, स्कैंडिनेविया और उत्तरी साइबेरिया के स्थल खंड पाए जाते हैं, और प्रत्येक महासागर के सम्मुख भाग पर महाद्वीपीय या स्थल खंडों की सतह इसी आधार पर स्थित मानी है। इस तरह से जो स्थिर या अप्रवाही मत हैं, जो मुख्य रूप से इन भूगोलवेताओं ने या भूगर्भवेताओं ने अपने अपने आधार पर पक्ष रखते हुए मुख्य रूप से दिए। अब हम बात करते हैं अस्थिर या प्रवाही या विस्थापन मत में। तो हम बात करें महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के स्वरूप की व्याख्या से संबंध में, वह मत जो महाद्वीपों के विस्थापन या प्रवाह का समर्थन करते हैं उन्हें अस्थिर या विस्थापन समर्थक सिद्धांत के रूप में जानते हैं या कहलाते हैं। इसके संबंध में कई आधुनिक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनको हम महत्वपूर्ण रूप से जानते हैं, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, और टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। इस तरह के कुछ सिद्धांत हैं जो मुख्य रूप से प्रवाही या अस्थिर या विस्थापन मत के रूप में मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं, जिनको हम शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे चर्चा कर लेता हूँ। महाद्वीपीय महासागर बनने के पश्चात इनके विस्थापन या खिसकाव का समर्थन करने वाले का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये माना जाता है, जो कि पूर्व के सिद्धांतों को विकसित करते हुए आधुनिक भूविज्ञान के सिद्धांतों का मुख्य आधार भी ये बनता है। इस सिद्धांत के संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का प्रथम विचार 1596 में अब्राहम ओरेंटियस डच कार्टोग्राफ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस महाद्वीपीय विस्थापन के विचारों को अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर प्रस्तुत किया, जिनमें कुछ निम्न हैं। 1620 में फ्रांसिस ब्रेकन ने, 1850 में फ्रैंकलिन कार्सवर्थ ने, 1856 में ब्लेडफोर्ड ब्रदर्सन ने, 1858 में ओंटेनियो स्टिनर ने, और 1908 में फ्रैंक ब्रूसले टेलर ने, FB टेलर, और 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा ये महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित सिद्धांत हैं जो मुख्य रूप से दिए गए थे। अल्फ्रेड जो वेगनर है प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन को आधार मानकर महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति और महाद्वीप महासागर के वर्तमान स्वरूप की मुख्य रूप से व्याख्या की। इससे पूर्व के समस्त महाद्वीपीय विस्थापन के विचार किसी अन्य उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से प्रस्तुत किए गए थे। FM जो टेलर हैं, जिनको हम फ्रैंक ब्रूसले टेलर के रूप में इनका पूरा नाम है, 1908 में इन्होंने अमेरिकन भूवैज्ञानिक जो थे वलित पर्वतों की व्याख्या के लिए ये सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के अनुसार ये माना कि चंद्रमा की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में होती है, जिसके कारण उसकी ज्वारीय आकर्षण की शक्ति वर्तमान में कई गुना अधिक थी। और टेलर महोदय के अनुसार क्रिटेशियस काल में इस पृथ्वी पर दो स्थलखंड उत्तरी गोलार्ध में लारेशिया, दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवानालैंड विद्वान थे, और इन दोनों के मध्य टेथिस सागर स्थित था। इन स्थलखंडों में चंद्रमा के ज्वारीय आकर्षण बल के कारण टूटन हो जाती है, जिससे ये दोनों खंड कहीं कहीं टुकड़ों में विभक्त होकर पश्चिम और विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगते हैं। इन खिसकते हुए खंडों के मध्य आगे चलकर वलित पर्वतों का निर्माण होता है।
टेलर महोदय द्वारा इन स्थलखंडों को सियाल की परत से निर्मित मानते हुए अपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाली सीमा की परत पर तैरता हुआ मानते हैं। इस तरह एफ.वी. टेलर अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिनको हम वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जिनका हम अगले वीडियो में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।